नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हम सब पर असर डालता है। मैं बात कर रही हूँ भारतीय रुपये की गिरती कीमत की। सोचिए 1947 में $1 की कीमत थी सिर्फ ₹3.30 और आज वही $1 लगभग ₹90 का हो गया है। यहाँ तक कि ऐसी बातें भी हो रही हैं कि ये जल्द ही ₹100 का आंकड़ा भी पार कर सकता है। हाँ, और इसमें सबसे दिलचस्प बात मतलब जो विरोधाभास है वो ये है कि एक तरफ हम सुन रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ रही है, यानी हमारी इकोनॉमी तो मजबूत हो रही है, बिल्कुल दुनिया में सबसे तेज। लेकिन दूसरी तरफ हमारी करेंसी, हमारा रुपया वो कमजोर हो रहा है। ये कैसे संभव है? एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक कमजोर होती करेंसी। बिल्कुल, यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि रुपया असल में कमजोर क्यों हो रहा है, क्या यह हमेशा एक बुरी बात है, और सबसे जरूरी इसे संभालने के लिए क्या किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े मिथक से जो सोशल मीडिया पर खूब चलता है। हाँ, वो वाला कि सरकार को बस एक नियम बना देना चाहिए। हाँ, कि आज से $1 1 के बराबर है। हाँ, सुनने में ये बहुत आसान लगता है। क्या ये सच में काम कर सकता है? नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक डिजास्टर होगा। तबाही। कैसे? देखिए, अगर ऐसा ऐलान हो जाए तो क्या होगा? हर कोई, और मेरा मतलब है हर कोई, अपने रुपए को डॉलर में बदलना चाहेगा। बिल्कुल। अगर मेरे 90,000 रुपए रातों रात $90,000 बन जाएंगे तो मैं तो सबसे पहले जाऊंगी। वही तो। अब असलियत देखिए, भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार है लगभग 600 बिलियन, जो काफी ज्यादा लगता है। लेकिन देश में लोगों के पास जो कुल संपत्ति है वो 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। अरे बाप रे। तो अगर देश की सिर्फ 1 या 2% आबादी भी अपने पैसे बदलने पहुंच गई तो रिजर्व बैंक के सारे डॉलर खत्म हो जाएंगे। खत्म? और उसके बाद जो होगा वो और भी बुरा होगा। हाँ, डॉलर की कालाबाजारी शुरू हो जाएगी। ब्लैक मार्केट। हाँ, जो डॉलर आज ₹90 का है वो ब्लैक मार्केट में 150, 200 या शायद ₹500 का बिकने लगेगा। हाँ, तो असली समस्या कीमत नहीं बल्कि डॉलर की मांग और रुपए की आपूर्ति का संतुलन है। ये तो वाकई आंखें खोलने वाली बात है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और धारणा है कि जिस देश की करेंसी महंगी होती है वो देश ज्यादा शक्तिशाली होता है। क्या ये सच है? नहीं, ये एक्सचेंज रेट मिसकंसेप्शन है, मतलब विनिमय दर को लेकर एक बहुत आम गलतफहमी। एक उदाहरण देता हूं, बहरीन का 1 दिनार करीब $2.6 का है, यानी लगभग ₹227 का। हाँ, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बहरीन अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली देश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका उल्टा भी सच है। $1 खरीदने के लिए आपको 156 जापानी येन लगते हैं या 1400 से ज्यादा कोरियन वॉन। सही कहा। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि जापान या कोरिया भारत से कमजोर देश हैं। यहां तक कि $1 के लिए सिर्फ 65 अफगानी लगते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि करेंसी की कीमत और देश की आर्थिक शक्ति ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये बात साफ हो गई। लेकिन फिर भी रुपए के गिरने से असल में फर्क किसे पड़ता है? किसका फायदा, किसका नुकसान? इसका असर 2 तरह से होता है। हाँ। जो लोग विदेश से सामान मंगाते हैं, हाँ, मतलब इम्पोर्टर्स, उन्हें सीधा सीधा नुकसान होता है। कैसे? मान लीजिए किसी को $1,000 का सामान मंगाना है, पहले उसे ₹85,000 देने पड़ते थे। ठीक है। अब क्योंकि डॉलर $90 का हो गया है, हाँ, उसे $90,000 देने पड़ेंगे। सीधे 5,000 का नुकसान। बिल्कुल। लेकिन जो लोग अपना सामान विदेश में बेचते हैं, मतलब हमारे एक्सपोर्टर्स, उन्हें फायदा होता है। अच्छा, उन्हें कैसे फायदा होता है? जैसे एक IT कंपनी है, वो किसी प्रोजेक्ट के लिए $10,000 लेती है। हाँ, तो अब उसे 8.5 लाख रुपए की जगह 9 लाख रुपए मिलेंगे, बिना कुछ एक्स्ट्रा काम किए। हाँ, तो उनके लिए ये अच्छी खबर है। लेकिन एक आम भारतीय जिसका ना इम्पोर्ट का बिजनेस है ना एक्सपोर्ट का, उसकी जेब पर क्या असर पड़ता है? देखिए, आम भारतीय के लिए इसका ज्यादातर असर नकारात्मक ही होता है। नकारात्मक? हाँ, और इसकी सबसे बड़ी और सीधी वजह है कच्चा तेल, यानी क्रूड ऑयल। अच्छा, तेल। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है। हाँ, और उसका भुगतान हमें डॉलर्स में करना पड़ता है। हाँ जी। तो जब डॉलर महंगा होता है तो तेल भी महंगा हो जाता है। बिल्कुल। और उससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं। और ये तो एक चेन रिएक्शन की तरह है ना? एकदम सही। जब डीजल महंगा होता है तो माल ढुलाई का खर्च बढ़ता है। हाँ। और आखिरकार किसान के खेत से बाजार तक आने वाली सब्जी भी महंगी हो जाती है। इसे ही इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं शायद। बिल्कुल सही। मतलब हम एक तरह से महंगाई को भी विदेश से आयात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने असर समझ लिया है तो असली सवाल पर आते हैं। रुपया आखिर गिर क्यों रहा है? इसके पीछे के असल कारण क्या है? इसके 4 मुख्य कारण हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ। पहला है विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से पैसा निकालना। ओके।
इस साल जनवरी से अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से लगभग $17 बिलियन निकाले हैं। $17 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। जब इतने बड़े पैमाने पर डॉलर्स देश से बाहर जाते हैं तो रुपए की मांग कम हो जाती है और कीमत गिर जाती है। हाँ, दूसरा कारण है अमेरिकी टैरिफ। अच्छा, अमेरिका ने जो हमारे सामान पर टैक्स लगाए हैं। बिल्कुल, अमेरिका ने हमारे कुछ सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाए हैं। इससे हमारा निर्यात मतलब एक्सपोर्ट कम हो गया है, और जब एक्सपोर्ट कम होता है तो देश में आने वाले डॉलर की मात्रा भी कम हो जाती है। ये तो दोहरी मार हो गई, एक तरफ से डॉलर जा रहे हैं और दूसरी तरफ आ भी कम रहे हैं। सही पकड़ा। और तीसरा कारण है हमारा बढ़ता व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट। हाँ, मतलब हमारा आयात हमारे निर्यात से कहीं ज्यादा है। अक्टूबर में हमारा निर्यात 11% गिरा, जबकि आयात 16% बढ़ गया। और इसका बड़ा कारण शायद सोना है, मैंने कहीं पढ़ा था। एकदम सही। इस साल सोने का आयात लगभग 200% बढ़ा है। जब हम इतना सोना खरीदते हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया और कमजोर होता है। और चौथा कारण जो मैंने सुना वो थोड़ा हैरान करने वाला है कि इसमें आरबीआई का भी एक तरह से हाथ है। हाँ, ये थोड़ा पेचीदा है। IMF का मानना है कि रिजर्व बैंक जानबूझकर रुपए को धीरे धीरे गिरने दे रहा है। पर क्यों? हमारा अपना सेंट्रल बैंक रुपए को क्यों गिरने देगा? ये एक सोची समझी रणनीति है। आरबीआई रुपए को लगभग 1% सालाना की दर से गिरने दे रहा है, ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहें। मतलब उनका सामान सस्ता बना रहे? हाँ, अगर रुपया मजबूत होगा और ऊपर से अमेरिकी टैरिफ भी लगेगा तो हमारा सामान बहुत महंगा हो जाएगा। तो ये एक तरह से मजबूरी में उठाया गया कदम है। ये सब सुनने के बाद सवाल उठता है कि ये रेट तय कौन करता है? आपने कहा आरबीआई इसे मैनेज करता है, इसका क्या मतलब है? देखिए, दुनिया में इसके 3 तरीके होते हैं, फिक्स्ड, फ्लोटिंग और मैनेज्ड फ्लोटिंग। फिक्स्ड रेट में एक देश अपनी करेंसी को डॉलर से एक तय रेट पर मतलब कील की तरह ठोक देता है, जैसे सऊदी अरब का रियाल। इससे तो स्थिरता आती होगी। स्थिरता आती है, पर वो देश अपनी ब्याज दरें तय करने की आजादी खो देता है। उसे हमेशा अमेरिका के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा तरीका? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग रेट में बाजारी राजा है, मांग और आपूर्ति ही कीमत तय करती है, जैसे ब्रिटेन का पाउंड। इसमें बहुत उतार चढ़ाव होता है और भारत इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाता है। हाँ, जिसे मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट कहते हैं। इसमें कीमत तो बाजार ही तय करता है, लेकिन आरबीआई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव को रोकने के लिए दखल देता है। कैसे दखल देता है? जब रुपया बहुत तेजी से गिरने लगता है तो आरबीआई अपने भंडार से डॉलर बेचना शुरू कर देता है। इससे बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है और रुपए को एक सहारा मिलता है। तो वो गिरावट को रोक नहीं सकते, पर उसकी रफ्तार धीमी कर सकते हैं। बिल्कुल, ताकि बाजार में घबराहट ना फैले। इसी से जुड़ा एक और सवाल है। सोशल मीडिया पर एक चार्ट वायरल होता है जो 1947 से आज तक रुपये की गिरावट दिखाता है। क्या वो पूरी सच्चाई बताता है? नहीं, वो आधा सच है, और आधा सच अक्सर पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा? वो चार्ट ये नहीं बताता कि 1966 तक हमारा रुपया ब्रिटिश पाउंड से जुड़ा हुआ था, यानी पेग्ड था, इसलिए वो स्थिर दिखता था, लेकिन हम उसकी एक बड़ी आर्थिक कीमत चुका रहे थे। तो 1966 और 1991 में जो बड़ी गिरावट दिखती है, वो क्या कोई आर्थिक विफलता थी? नहीं, वो एक बहुत जरूरी और हिम्मत भरा आर्थिक फैसला था। भारत ने तब जानबूझकर रुपये का अवमूल्यन मतलब डीवैल्यूएशन किया था। क्यों? क्योंकि 1991 में हमारे पास सिर्फ 15 दिन के आयात के लिए डॉलर बचे थे। हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। तब रुपए की कीमत गिराना एक मजबूरी और एक जरूरी आर्थिक सुधार था। मतलब कमजोर रुपया कभी कभी एक इलाज भी हो सकता है, सिर्फ बीमारी नहीं। बिल्कुल। चीन को देखिए, वो आज भी अपनी करेंसी को जानबूझकर कमजोर रखता है ताकि उसके उत्पाद सस्ते रहें और निर्यात बढ़े। तो सबसे जरूरी सवाल, इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, 3 बड़े समाधानों पर एक साथ काम करना होगा। पहला, रुपए की मांग को बढ़ाना, और ये तब होगा जब विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने के लिए आएंगे। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारना। हाँ, और इसका जमीनी मतलब है फाइलों की रफ्तार बढ़ाना। अगर किसी विदेशी कंपनी को फैक्ट्री लगाने का परमिट लेने में ही 18 महीने लग जाएंगे तो वो वियतनाम चला जाएगा, जहां ये काम 45 दिन में होता है। ये एक बहुत ठोस बात है। दूसरा समाधान क्या है? दूसरा समाधान है भारत के ब्रांड को सुधारना, खासकर पर्यटन के क्षेत्र में। पर्यटन? हाँ, ये चौंकाने वाली बात है कि बैंकॉक जैसे एक शहर में जितने पर्यटक आते हैं उतने पूरे भारत में नहीं आते। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। ऐसा क्यों है? वजह हम सब जानते हैं। कहीं गंदगी, कहीं धोखाधड़ी, ये चीजें विदेशी पर्यटकों को रोकती हैं। अगर हम सिर्फ अपने टॉप 10 टूरिस्ट शहरों में सुरक्षा और सफाई को विश्व स्तरीय बना दें
तो हम आसानी से हर साल अतिरिक्त $5 बिलियन कमा सकते हैं। और वो डॉलर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था में आएंगे। बिल्कुल, हमें अतिथि देवो भव को सच में अपनाना होगा। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण समाधान जिसमें हम सब भागीदार बन सकते हैं, तीसरा समाधान है इंडिया फर्स्ट का रवैया अपनाना। हमें आयात पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम विदेशी सामान का बहिष्कार करें। तो फिर क्या करें? जब कुछ खरीदना ही हो तो एक पल रुककर देखें कि क्या उसका कोई अच्छा मेड इन इंडिया विकल्प मौजूद है, जैसे कपड़े, फर्नीचर या रोजमर्रा की चीजें। एकदम सही। जब हम भारतीय अपने ही उत्पादों में विश्वास दिखाएंगे, अपने ब्रांड्स को सपोर्ट करेंगे, तभी रुपए की असल कीमत बढ़ेगी। तो ये बात साफ है कि रुपए की कीमत सिर्फ सरकार या आरबीआई पर निर्भर नहीं करती। एक उपभोक्ता के तौर पर हमारे छोटे छोटे फैसले भी देश के आयात बिल पर असर डालते हैं। बिल्कुल। एक जमाना था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आने वाला दशक भारत का हो सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम इन समस्याओं को एक एक करके सुलझाएंगे। अगर हम ही भारतीय उत्पादों की कद्र नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी? और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो भविष्य में $1 बराबर 500 रुपए भी हो सकता है, जब तक कि हम सब मिलकर इन चुनौतियों का हल नहीं निकालते। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमें कमेंट में बताएं कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, हम उसे जरूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।